टैक्स भी बचाना है और अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट भी करना है, और तो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी कमाना है। मन में लड्डू फूटा। चलिए आपकी इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ब्रॉडली टैक्स सेविंग दो तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट से और दूसरा तरीका है खर्चा करके। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको बताऊंगा टॉप 10 टैक्स सेविंग के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विद रैंकिंग्स, एंड फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से खर्चे हैं, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप या तो ऑलरेडी कर रहे होंगे या फ्यूचर में कभी भी करेंगे तो उसके अगेंस्ट में आप टैक्स सेव कर सकते हैं। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में आपको नंबर 10 से स्टार्ट करके नंबर 1 तक लेकर जाऊंगा, यानी कि सबसे पहले बताऊंगा आपको लीस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन और फिर लेके जाऊंगा आपको मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शंस की तरफ। नंबर 10 पे आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना, वो भी सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, मेरे हिसाब से एक लीस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है। लाइफ इंश्योरेंस के किसी भी रेगुलर एंडोमेंट प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी मनी बैक प्लान में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स तो गारंटीड हैं। जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है। आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो भी सिक्योर होता है, लेकिन इस पर जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट जितने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे कम रिटर्न आपको इस पर मिलता है। आप ये मान के चलिए कि 5% से कम ही रिटर्न इस पर आपको मिलता है। तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर देना और उस पर एक जरा सा रिटर्न कमाना और उसके बदले में जो लॉक इन है वो जनरली बहुत लंबी होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। ये सब इसके डाउन साइड्स हैं, इसीलिए मैंने इसको नंबर 10 पे रखा है। लीस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है फॉर टैक्स सेविंग। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए। सिर्फ अगर आपका इंटेंशन टैक्स बचाना है तो प्लीज़ लाइफ इंश्योरेंस से दूर रहिए, लेकिन एज ए फाइनेंशियल गोल आपका एक ये एम जरूर होना चाहिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली आपके ना होने पर भी सिक्योर और सेफ रहे। बस मेरा इंटेंशन सिर्फ यहाँ पर ये समझाने का है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत करिए। आपको इंश्योरेंस करवाना है, लाइफ इंश्योर करनी है अपनी, आप टर्म इंश्योरेंस प्लान्स लीजिए जिसमें आपको कोई मनी बैक की गारंटी नहीं होती है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न्स कमाने हैं, टैक्स बचाना है, उसके लिए दूसरे ऑप्शंस को यूज़ करिए जिसमें आपको बेटर रिटर्न्स और बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नंबर 9 पर आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कोविड। बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की ही तरह अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाना है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर लीस्ट रिकमेंडेड। ये नंबर 9 पर इसीलिए मैंने इसको रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, उसके एम्स, उसके टारगेट्स अलग होने चाहिए। टैक्स बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसा फंसा देना इज़ नॉट सेंसिबल। नंबर 8 पर आते हैं टैक्स सेवर FDRs। तो टैक्स सेवर FDRs बेसिकली नॉर्मल FDs की तरह ही होती हैं, सिर्फ एक अलग कंडीशन है कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे अराउंड 5% का ऑफर करती हैं बैंक्स, जो कि आने वाले समय में उम्मीद है कि गिरने ही वाला है। इसका दूसरा डाउन साइड ये है कि जो भी इंटरेस्ट आपको इन FDs पर मिलता है ना, वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। तो बेसिकली ऐसे लोग जो कि टैक्स प्लानिंग में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, ज़्यादा TDS डिडक्ट हो गया है, उसको रिफंड लेने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है अफरा तफरी में, तो टैक्स सेवर FDR करा लीजिए। वो उस प्रेजेंट पर्टिकुलर ईयर में आपकी जान बचा लेगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये कराना बहुत सेंसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। बट हाँ, दिस इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। आपके पास नेट बैंकिंग है, आप नेट बैंकिंग से ये वाली FDs करा सकते हैं। बैंक जाके मैंने सिंपल रिक्वेस्ट आपके अकाउंट से ये FDs बन सकती हैं। तो द ईजिएस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट अमंग ऑल दी 10 ऑप्शन। नंबर 7 पे है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो NSC बेसिकली पास्ट का ना सबसे पॉपुलर ऑप्शन रहा है फॉर टैक्स सेविंग एंड ऑल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इसके रिटर्न्स पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव थे, अच्छे रिटर्न्स इस पर मिलते थे। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हाईली सिक्योर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ हैं। इसका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, बट स्टिल ए डिसेंट ऑप्शन। अगर आप FDs कराने की सोच रहे हैं टैक्स सेवर FDRs, तो उससे ये बेटर है, क्योंकि मार्जिनली इसका जो रिटर्न है वो टैक्स सेवर FDR से थोड़ा ज़्यादा रहता है। प्लस इसके अलावा इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको हर साल, दैट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। नंबर 6 पर आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पे। तो सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली एक टाइप ऑफ या एक वेरिएंट ऑफ PPF अकाउंट ही कह सकते हैं। 10 ऑप्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं,
सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसी स्कीम में मिलने वाला है, दैट इज 7.6%। जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस स्कीम में करते हैं वो आप 80C में एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट इसमें आपको मिलेगा दैट इज टोटली टैक्स फ्री, बिल्कुल PPF की तरह। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी आप इस स्कीम में सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही कर सकते हैं इन वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और इसका जो सबसे बड़ा डाउन साइड है दैट इज द लॉक इन पीरियड। उसके अलावा ये स्कीम का डाउन साइड ये है कि ये स्कीम सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी डॉटर है जिसकी एज 10 साल से कम है तो ही आप उसके नाम पर यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा डाउन साइड ये है कि अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो इसका जो मैच्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। बहुत लंबा का मतलब कि जब आपकी डॉटर मैच्योर हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, तभी आप इस पैसे को निकलवा सकते हैं। और इसका जो पैसा है वो आपकी डॉटर के बेसिक मैरिज के खर्चों के लिए और हायर एजुकेशन के खर्चों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5 पर आते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये स्कीम में बेसिकली आप एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं जाकर किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। 15 लाख तक की मैक्सिमम इसमें लिमिट है पर पर्सन, एक व्यक्ति, एक सीनियर सिटीजन बंदा 15 लाख से ज़्यादा इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अच्छा खासा ल्यूक्रेटिव है, मतलब FDR से काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए जो लोग भी सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग, उनके लिए ये ऑप्शन बड़ा सही रहता है FDRs की जगह। और एज ज़्यादा होने की वजह से PPF अकाउंट उनके लिए सेंसिबल नहीं होता है, इसलिए ये स्कीम PPF और FDR के बदले सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं होता है, वो टैक्सेबल होता है। बट उसके बदले में सीनियर सिटीजन 50,000 तक की इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, तो समवेयर ये उसकी भरपाई भी कर देता है। नंबर 4 पर आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग गोल के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बड़ा ही पुराना ऑप्शन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें अभी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। 7.1% का इंटरेस्ट प्रेजेंटली PPF पे चल रहा है। ज़्यादा इंटरेस्ट तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ जो भी इन्वेस्टमेंट हम PPF में करते हैं दैट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। प्लस दूसरा एडवांटेज कि जो भी इंटरेस्ट इस पर मिलता है दैट इज टोटली टैक्स फ्री। तो टैक्स सेविंग और लॉन्ग रन में अगर कॉर्पस बिल्ड करना है आपको अच्छा खासा, तो PPF कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि 15 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है। 15 साल से पहले आप जनरली इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशनल विड्रॉल्स हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, PPF कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप यंगर एज में स्टार्ट करते हैं और 1 लाख 1.5 लाख रुपए PPF में हर साल इन्वेस्ट करते हैं, तो 15 साल बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस आपको बिल्डअप होकर मिलेगा। और इसके अलावा इसको 5-5 साल के लिए, उसके बाद 15 साल के बाद भी रिन्यू करा सकते हैं। अब चाहे PPF हो गया या सुकन्या समृद्धि हो गया, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा जो इनका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है उसकी वजह से ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये और ल्यूक्रेटिव हो जाता है। नंबर 3 पर आते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप्स जिसको हम लोग कहते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ऑप्शन इन 10 में से यही होने वाला है, मुझे पता है। ये इकलौती ऐसी स्कीम है जिसके जितने एडवांटेजेस हैं उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं। बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सबको सूट नहीं करता, सबके मतलब का नहीं होता। एंड स्पेशली यूलिप्स का आज की डेट में जो मिस सेलिंग होने के बाद, कई साल यूलिप्स की मिस सेलिंग की गई और मिस सेलिंग के बाद आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यूलिप से भागते हैं दूर कि मुझे यूलिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यूलिप इज़ नॉट कंसिडर्ड ए गुड ऑप्शन, बट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स जो यूलिप से हम लोग कमा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बट येस, ये मैं भी बोलूँगा कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो सोच समझ के ही यूलिप्स में इन्वेस्ट करिए। यूलिप्स पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, एक तो एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर भी नहीं मिलता, उसके बाद काफ़ी लंबे लॉक-इन्स हैं, और अगर ज़रा सा भी आपको लगता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द यूलिप्स मत खरीदिए। नंबर 2 पर आता है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। तो अगर आप अपनी 80C की लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, यानी कि 1.5 लाख आप ऑलरेडी 80C में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं थ्रू योर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। NPS से बेसिकली आप 3 तरह से टैक्स बचा सकते हैं। पहले 1.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन का आप सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल 50,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के अंडर में। और तीसरा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट रेट्स की या रिटर्न्स की अगर बात करें तो बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट ही मिलेगा आपको। रिटायरमेंट के बाद आपके पास लमसम में और मंथली पेंशन दोनों ही तरीके से पैसे विड्रॉ करने के ऑप्शंस भी रहेंगे, तो बुढ़ापे का बहुत अच्छा सहारा बन सकता है एनपीएस आपके लिए। रिटायरमेंट के बाद जो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है 60% का, वो जो कॉर्पस है दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। ऐसा नहीं है कि आपको उस समय उस कॉर्पस पर टैक्स देना पड़ेगा। बस ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबे समय तक आपका पैसा बचने वाला है। अगर आप 20 साल या 30 साल के हैं या 40 साल के हैं तो 20 साल से 30 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके पहले कि आपको ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देना स्टार्ट करें। बट फ्यूचर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बैकिंग और रिटर्न्स को देखते हुए दिस इज़ कंसिडर्ड एज ए वेरी गुड ऑप्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 तरीके से आप टैक्स भी बचा सकते हैं। फिर आते हैं टॉप रिकमेंडेशन। हमारी वीडियो के नंबर 1 पर आते हैं ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो ELSS म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टू सेव टैक्स। लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड करते हैं, जितने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स और ऑप्शंस मैंने आपको बताए उनमें से ELSS एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसका सबसे कम और सबसे छोटा लॉक इन पीरियड है, यानी कि 3 साल का लॉक इन है केवल। लेकिन अगर ELSS फंड्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। अगर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ELSS म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स तो 20-20, 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रहे हैं। बस ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए प्री प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्री प्लानिंग इसलिए बिकॉज ELSS म्यूचुअल फंड्स में अगर आप मंथली SIPs में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो मिटिगेटेड रहता है, आपका रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अचानक से किसी जगह पर लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने प्री प्लान नहीं किया और एट द लास्ट मोमेंट या मार्च में आपको लगता है जाके कि मुझे ELSS लेना है, तो आपको लमसम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक मोटा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ कंसिडर्ड मोर रिस्की। इसमें बस एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ELSS क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो ये रिस्की ऑप्शन ज़रूर है। इसलिए दिस इज़ टोटली नॉट रिकमेंडेड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या शॉर्ट टर्म गोल्स। 3 साल के बाद अगर आपने पैसा निकालना ही है तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस। फिर आप कोई और सेफर ऑप्शन ढूंढिए। अब आते हैं अपनी वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, यानी कि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो आप या तो ऑलरेडी करते हैं या फ्यूचर में कभी करेंगे, जिनके मदद से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो जो भी ट्यूशन फीस आप उनकी पढ़ाई के लिए पे करते हैं उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए और केवल ट्यूशन फीस का ही डिडक्शन मिलता है। कन्वीनियंस फीस, बस फीस या हॉस्टल फीस, इन सब चीज़ों का डिडक्शन इसमें क्लेमेबल नहीं होता। उसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली यानी कि अपनी स्पाउस मतलब अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो 25,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। और अगर आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 25,000 का एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर द सेम सेक्शन। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो ये जो 25,000 का एक्सेस डिडक्शन है ये 50,000 में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और फिर भी अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर अपने हेल्थ पे, अपने ट्रीटमेंट पे कुछ खर्चा करना पड़ता है तो उस खर्चे के अगेंस्ट में भी आप 50,000 तक का मेडिकल एक्सपेंसेस के बिल्स क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D। नेक्स्ट आइटम है एजुकेशन लोन का रीपेमेंट। अगर आपने कोई भी एजुकेशन लोन लिया था और आपने उसका रीपेमेंट स्टार्ट कर दिया है तो जो भी इंटरेस्ट आप उस एजुकेशन लोन पर पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80E के अंडर में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और एक्चुअल में रेंट पे करते हैं लेकिन आपकी कंपनी से आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलता है तो आप सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर एक्चुअल रेंट पेड। फिर आते हैं एक पॉपुलर ऑप्शन पे और वो है होम लोन का रीपेमेंट। होम लोन का रीपेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप 3 तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। पहला तो जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 2 लाख तक की मैक्सिमम कैपिंग है, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। दूसरा है सेक्शन 80C में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। और उसके बाद एक नया सेक्शन 80EE, इसमें आप 1.5 लाख तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो आपने अपने होम लोन के ऊपर पे किया है। इन तीनों डिडक्शंस को अगर मिला लें तो ये ह्यूज डिडक्शन साबित होता है, इसीलिए एक बड़ा पॉपुलर ऑप्शन है ये टैक्स बचाने का। उसके बाद आ जाते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट। सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सभी को मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसको सेविंग बैंक इंटरेस्ट ना मिलता हो और वो आपकी इनकम का पार्ट होता है। लेकिन सेक्शन 80 TTA में
आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे ऊपर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहे हैं तो एक स्पेसिफिक लिमिट तक उस पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। तो ये थे सभी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विद रैंकिंग्स प्लस ऐसे एक्सपेंसेस जो आप करते हैं जिनके अगेंस्ट में भी आप टैक्स बचा सकते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया। Thank you so much for watching the video.